इजराइल के हाइफा पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक करके इस इलाके को दहला दिया। M80 रॉकेट ने ताबड़तोड़ हमला किया है। पिछले 24 घंटे में कई बार इस तरह के हमलों को अंजाम दिया गया। हिजबुल्लाह ने हमले का ये वीडियो जारी किया है। और वहीं बेरूत में इजरायली सेना की जबरदस्त बमबारी की खबर सामने आ रही है। बमबारी से दहल गया दक्षिणी बेरूत का इलाका, यानी तबाही और बर्बादी हर तरफ देखने को मिल रही है। IDF के हमले के बाद यहां पर भीषण आग लग गई। और हमास चीफ याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद एक नया खुलासा हुआ है। इजरायली सेना का दावा, फरवरी में ही सिनवार के ठिकाने का पता चल गया था। कई बार पकड़े जाने से बाल बाल बचा था याह्या सिनवार। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सिनवार कहां रहता है, क्या करता है, यह सब कुछ पता चल चुका था फरवरी में ही। लेकिन बार बार याह्या सिनवार अपनी लोकेशन बदल रहा था, जिसकी वजह से वो पकड़ में नहीं आ रहा था, उसे मारा नहीं जा सका था इतने दिनों तक उसके बारे में हर जानकारी होने के बावजूद। और आइए अब आपको सिनवार के उस टनल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। मारे जाने से पहले सिनवार इसी टनल को ठिकाना बनाकर यहीं पर रह रहा था। ये तस्वीरें उस टनल की आपको दिखा रहे हैं जो एक तरह से घर था याह्या सिनवार का। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आपको यहां पर एक पंखा नजर आएगा। अंडरग्राउंड टनल में याह्या सिनवार रहता था। ये उसी टनल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी नजर आता है। ये सिनवार के अंडरग्राउंड टनल की तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी टनल में याह्या सिनवार मौत से पहले रह रहा था। ये देखिए यहां पर आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा हुआ नजर आएगा। IDF के हमलों से बचने के लिए हमास के लड़ाके इसी तरह की सुरंगों में रहते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन ये सुरंग इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि ये हमास के मुखिया याह्या सिनवार की सुरंग थी, उसका घर था। यहां पर आपको एक पंखा भी लगा हुआ नजर आ रहा है, एक टीवी भी यहां पर आपको नजर आएगी, टेबल है, सोफा है, यानी किसी शख्स के रहने के लिए जिन सारी जरूरत के सामानों की जरूरत होती है वो सब कुछ यहां पर आपको नजर आएगा। यहां पर एक दीवार घड़ी भी नजर आ रही है। ये याह्या सिनवार की टनल है और यहां पर जो कैमरा लगा हुआ था उसके जरिए याह्या सिनवार की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। याह्या सिनवार का मारा जाना दरअसल हमास के लिए, ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि याह्या सिनवार ही हमास का वो कमांडर था जो कि गाजा में रहकर इजरायली डिफेंस फोर्सेस का मुकाबला कर रहा था अपने लड़ाकों के साथ। कहा यह जा रहा है कि गाजा की वो दीवार अब ढह चुकी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने याह्या सिनवार को मारकर उसका सफाया करके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और गाजा का जो रेजिस्टेंस था उसे एक तरह से बहुत हद तक खत्म कर दिया है। और आइए देखते हैं कि सिनवार को लेकर IDF ने क्या दावा किया है। फरवरी में ही ठिकाने का पता चल गया था। कई बार पकड़े जाने से बाल बाल बचा था याह्या सिनवार। IDF के पहुंचने से पहले ही याह्या फरार हो जाता था। कई बार IDF सिनवार की लोकेशन तक पहुंची। पहले खान यूनुस में अंडरग्राउंड बंकर में था। 6 बंधकों को टनल के पास के कमरे में रखता था। मारे जाने के दौरान राफा में ही छिपा हुआ था। राफा के टेल सुल्तान अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में याह्या सिनवार मौजूद था। 1 साल तक अंडरग्राउंड सुरंगों में ही रहा। कुछ मौके पर टनल से बाहर निकला था। गाजा से भागने की फिराक में ये कमांडर हमास का बाहर निकला था और अब याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद उस टनल की तस्वीरें सामने आई हैं जो एक तरह से गाजा के अंदर याह्या सिनवार का आशियाना था। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा मौजूद हैं। मनीष, इस टनल का जिसका वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड था और ये तस्वीरें
जो सामने आई हैं इनका सोर्स क्या है, कैसे ये तस्वीरें दुनिया के सामने आई जिसमें याह्या सिनवार आता जाता नजर आ रहा है, उसके परिवार के सदस्य आते जाते नजर आ रहे हैं, तमाम साजो सामान टनल के अंदर नजर आ रहा है, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए 7 अक्टूबर वो तारीख है जब पिछले साल पूरी दुनिया ने देखा कि हमास ने इजराइल पर कितना बड़ा हमला किया, इस तरह का नरसंहार किया जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए और लगभग 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाकर हमास ले गए थे। उस हमले से महज कुछ घंटे पहले याह्या सिनवार क्या कर रहा था, याह्या सिनवार किस टनल में था, उसका हम वीडियो दिखा रहे हैं। यानी 6 अक्टूबर 2023 का तो सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं, वो कोई आम सीसीटीवी फुटेज नहीं है, बल्कि 6 अक्टूबर 2023 का वो सीसीटीवी फुटेज है जब याह्या सिनवार ने अपने तमाम लड़ाकों को आदेश दे दिया था कि आप इजराइल पर हमला करो, और उसके बाद याह्या सिनवार को पता था कि इसके बाद इजराइल का रिएक्शन कैसा होगा, इसीलिए वो अपने सुरक्षित ठिकाने में चले गया था। और ये खान यूनुस का वो अंडरग्राउंड टनल है जो अगले कई महीने तक याह्या सिनवार का हेडक्वार्टर कहें, याह्या सिनवार के छुपने की जगह कहें या उसका ठिकाना कहें, वो था। उस टनल की अंदर की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जो हम टनल के सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, उस सीसीटीवी फुटेज में भी आप डेडलाइन देख लीजिए, 6 अक्टूबर 2023 की रात की तस्वीरें हैं, यानी कि हमले से महज कुछ घंटे पहले जब याह्या सिनवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, ये सब कुछ जरूरी साजो सामान के साथ अपने टनल में जाते हुए दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक महिला वो कुछ सामान लेकर जा रही है। याह्या सिनवार कई बार आते जाते हैं, कई बार वो पानी लेकर, तो कई बार कुछ और सामान लेकर वो जा रहे हैं। तो यानी कि उस जगह पर, उस सुरक्षित ठिकाने की तलाश में, वहां पर वो उस टनल में जाकर वहां फिर वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। और जिस वक्त पूरी दुनिया इजराइल पर हुए उस नरसंहार को देख रही थी, उस वक्त इसी टीवी स्क्रीन पर, जिस टीवी स्क्रीन को इस वक्त हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसी टीवी स्क्रीन पर याह्या सिनवार ने वो पूरा मंजर देखा था जिस वक्त इजराइल पर हमला हुआ था। अब ये सारा वीडियो फुटेज आईडीएफ को हाथ लग गई थी फरवरी में। वह ये कि 26 अक्टूबर 2023 को जब आईडीएफ ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद से लगातार पहले नॉर्थ इजराइल में और उसके बाद खान यूनुस में बमबारी शुरू हुई, उसके बाद आईडीएफ पहुंची खान यूनुस में। खान यूनुस में अंडरग्राउंड टनल के पास जब उन्हें लोकेशन मिल गया तो वहां पर उसने छापेमारी की, लेकिन कुछ देर पहले ही वहां से याह्या सिनवार फरार हो गया। और फिर इस तरह की लुका छिपी कई बार हुई, कई ऐसे मौके आए फरवरी 2024 से लेकर अब तक जब लगा कि आईडीएफ के कब्जे में आ जाएगा याह्या सिनवार, लेकिन हर बार वो बचता रहा। जब दबिश ज्यादा होने लगी तो याह्या सिनवार फिर खान यूनुस से राफा चले गया और राफा में तेल सुल्तान बेस के अंडरग्राउंड बंकर में रहने लगा। लेकिन जब राफा में भी फिर आईडीएफ याह्या सिनवार की तलाश में छापेमारी करने लगी, बमबारी करने लगी, तो उसके बाद फिर वो जहां तहां जाने लगा और आखिर में नॉर्थ इजराइल में एक बिल्डिंग में उसे मार गिराने में आईडीएफ को सफलता मिली। और ये सारा फुटेज जो तमाम इजरायली एजेंसियों ने अलग अलग मौके पर जमा किया था, वो इस वक्त टीवी 9 पर एक्सक्लूसिव दुनिया भर के हमारे दर्शक देख रहे हैं। बिल्कुल मनीष, बहुत तफसील से आपने बताया कि ये वीडियो आखिर कैसे हासिल हुआ है और ये कब का है। 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर को इजराइल पर बर्बर हमला किया गया था, उससे एक दिन पहले का ये वीडियो याह्या सिनवार और उसके परिवार का हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि अब सामने आया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इन हमलों को देखकर अंदाजा क्या लग रहा है, इजराइल के इरादे क्या हैं, और अब ईरान की तरफ से जो एक बड़ा हमला किया गया है उसका भी जवाब दिया जा सकता है क्या? उससे पहले मैं बता दूं इस वक्त की बेरूत में क्या हो रहा है। बेरूत के दाहिया में भीषण हमले हुए हैं, हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर बारूदी प्रहार किया गया है, खुफिया यूनिट को बनाया गया है निशाना, आईडीएफ ने हथियार गोदाम पर भी हमला किया। ये देखिए उसकी तस्वीरें। जी, इजराइल ने हर हालत में उसका बदला लेना था और एक सीख सिखानी थी कि हम ऐसे
हरकत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो मैसेज उसने हमास को दिया है, ये जो सिनवार मारा गया है, उसके पहले हानिया मारा गया, ये सब जो लीडरशिप को उन्होंने ख़त्म कर दिया है हमास की। हिजबुल्लाह की भी लीडरशिप तकरीबन ख़त्म है, और वॉर वेजिंग जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी, इनके जहाँ जहाँ ठिकाने हैं, जहाँ ये फ्यूल स्टोर करते हैं, एम्यूनिशन स्टोर करते हैं, वेपन स्टोर करते हैं, उन सबको बर्बाद करेगा वो, और धीरे धीरे इनके लीडरशिप को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि ईरान कर रहा है, और ईरान के ऊपर भी अच्छा खासा हमला हो सकता है, लेकिन कहाँ पर होगा, किस जगह पर होगा, वो सेलेक्ट करेगा अपने टारगेट को, जिसमें कि सबसे ज़्यादा नुकसान और इजराइल का, ईरान का होगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ईरान की तरफ से देखा जाए तो 2 बार कोशिशें हो चुकी हैं। 1 अक्टूबर को 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, और अब नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है वाया हिजबुल्लाह। अब देखना होगा कि इजराइल जवाब कैसे देता है। वहीं बेरूत में फिर इजराइल का हमला हुआ है। 12 घंटे में 6 बार बेरूत को दहलाया गया। हिजबुल्लाह के गढ़ को यहां पर बनाया गया है निशाना, और माना यह जा रहा है कि नेतन्याहू के घर को निशाना बनाए जाने के बाद इजराइल की तरफ से ये उसका बदला लिया गया है, हिजबुल्लाह के गढ़ को निशाना बनाकर। और टीवी पर पहली बार याह्या सिनवार के बंकर का वीडियो सामने आ रहा है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले से पहले याह्या सिनवार का वीडियो सामने आया, अभी जिसका मैं और मनीष जिक्र कर रहे थे। ये है वो वीडियो। पिछले साल 6 अक्टूबर को परिवार के साथ बंकर में शिफ्ट हुआ था याह्या सिनवार। बीवी और 2 बच्चों के साथ बंकर में शिफ्ट हुआ था याह्या सिनवार। ये उसी दौरान की तस्वीरें। 7 अक्टूबर 2023 हमले से ठीक पहले का ये वीडियो है, एक दिन पहले का, यानी 6 अक्टूबर 2023 का। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। घोष साहब, ये तस्वीरें देखकर आपके जहन में क्या बात सामने आ रही है? मतलब 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला हुआ, उसके बाद इजराइल किस तरह से रिएक्ट करेगा, इसका बदला कैसे लेगा? बहुत हद तक याह्या सिनवार ये जानता था। उसने अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों की सुरक्षा तो सुरंग में जाकर सुनिश्चित कर दी, लेकिन गाजा के जो तमाम लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचा। जी हाँ, ये सिनवार ने क्या किया, इनको तो पता था कि अभी इजराइल ऐसा हमला करेगा जिससे जो सिविलियन पॉपुलेशन है उस पर बहुत असर होगा, और इससे क्या होगा, ये उनकी एक रणनीति है जिसके बारे में हम लोगों ने सोचा है कि वो क्या सोच रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर मास सिविलियन कैजुअलिटीज होते हैं तो ज़्यादातर देश जो हैं वो इजराइल के खिलाफ हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। सच पूछे तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि कुछ 40,000 लोग मारे गए हैं। तो सिनवार क्या कर रहा था, उन्होंने सोचा कि ये पॉपुलेशन जो है एक शील्ड के माफिक हमें उसे इस्तेमाल करें। लेकिन अभी इजराइल ने क्या किया, पूरे गाजा में हमास का तो विनाश किया ही, हिजबुल्लाह का जो साउथ लेबनान में है उनके टॉप लीडरशिप को भी खत्म कर दिया, बेरूत में अटैक किया, और अभी जो एक मामला हो रहा है इसके बारे में मैं 10 सेकंड लूंगा। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के घर में ये अटैक हुआ। लोग ये नहीं समझ रहे कि वो जो घर था वो हाइफा से कुछ 20 या 30 किलोमीटर दूर था। नेतन्याहू वहाँ पर नहीं रहता है, वो जो रहते हैं वो एक दूसरे घर में जेरूसलम में रहते हैं। एक ड्रोन के सहारे से ये अटैक हुआ। तो जो अटैकर हैं उन्हें तो ये मालूम ही था कि ये नेतन्याहू यहाँ पर नहीं रहते, तो इसका फायदा क्या है इजरायलियों? लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी भी आ रही हैं कि जेरूशलम में भी रहते हैं और इस घर में भी रहते हैं, और यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने इस घर को निशाना बनाया। इस पर मनीष आप कुछ बता सकते हैं क्या, इस घर के बारे में जो घोष साहब जानकारी दे रहे हैं, क्या ये बात सर्वविदित है, हर कोई जानता है कि यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू नहीं रहते हैं, या फिर वहां भी रहते हैं और जेरूशलम वाले घर में भी रहते हैं?
देखिए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू दोनों जगह रहते हैं, लेकिन ज्यादातर वो इसी घर में रहते हैं जहां पर वो अटैक हुआ है। अच्छा। सिसरिया वाले घर में। जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन का एक क्रेमलिन में रेजिडेंस है, दूसरा उनका अपना एक प्राइवेट रेजिडेंस है, और वो रोज शाम में वहां पर जाते हैं अक्सर। उसी तरीके से प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी एक प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस जो है वो जेरूसलम में है। वहीं दूसरी तरफ उनका जो अपना पर्सनल रेजिडेंस है वो सिसरिया में है, और अधिकांश समय वो सिसरिया में भी रहते हैं। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने जब 2 महीने पहले ड्रोन से वीडियो फुटेज जारी किया था, तब भी उन्होंने चेतावनी दी थी कि जिस वक्त वो अपनी बालकनी में होंगे, अपने प्राइवेट रेजिडेंस में होंगे, हम टारगेट करेंगे। और देखिए वो हो करके दिखाया। बिल्कुल, यानी पूरी तरह से सोच समझकर प्लानिंग के साथ ये अटैक किया गया है। हालांकि ये अटैक जो हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया वो नाकामयाब रहा। बेंजामिन नेतन्याहू उस वक्त अपने घर में मौजूद नहीं थे। वहीं हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का बहुत बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह की सुरंग तबाह हो गई। दक्षिणी लेबनान में सुरंग पर आईडीएफ का हमला हुआ। आईडीएफ ने माइंस बिछाकर पूरी सुरंग को ध्वस्त कर दिया। ये देखिए तस्वीरें। और वहीं बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ की हजाकन ब्रिगेड जेएलएस यूनिट ने हिजबुल्लाह की सुरंग पर अटैक किया है। 100 टन से ज्यादा विस्फोटकों से सुरंग पर हमला हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, ये बहुत बड़ा हमला था। हमले में सेंट्रल अंडरग्राउंड रूट को तबाह कर दिया गया है हिजबुल्लाह के। आईडीएफ ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। 100 टन विध्वंसक विस्फोटक एक साथ इस्तेमाल किया गया है इस हमले को अंजाम देने के लिए। निनाद सेठ साहब, अब इजराइल क्या करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के घर को भी निशाना बनाया गया है, भले ही वो हमला नाकामयाब रहा। क्या इसका सीधा बदला हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान से लिया जाएगा? क्या यह मुमकिन है? देखिए, नेतन्याहू ने खुद कहा है कि हम ईरान को इसके लिए जिम्मेदार कर रहे हैं, हिजबुल्लाह को नहीं। और अगर आप देखें तो पिछले 3 दिन में, जैसे आपने आज भी दिखाया, आपने 6 हमले 24 घंटे में, 12 घंटे में हुए हैं बेरूट पे। हिजबुल्लाह पे अब अटैक की इंटेंसिटी बढ़ रही है। हिजबुल्लाह पे अब टारगेटेड अटैक बढ़ रहे हैं। हिजबुल्लाह की जो कैपेसिटी है, एक बड़ी महत्वपूर्ण कैपेसिटी है कि जो मिसाइलें और वेपन बनते हैं वो सीरिया में बनते हैं ईरान के थ्रू। मेरे को लगता है कि कल या आज रात तक आप ईरान सीरिया के ऊपर भी हमले शुरू होते हुए देखेंगे। दूसरी बात रही ईरान के साथ किस तरह का बदला लिया जाएगा और कब लिया जाएगा। मुझको लगता है कि एक टारगेटेड टेक्निकल बदला पहले शुरू होगा, जिसमें उनके जो हाई वैल्यू मिलिट्री एसेट्स है उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। दूसरा, ये जब तक ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आने का चांस है तब तक इजराइल सुरक्षित नहीं है। और इससे ज़्यादा अच्छा मौका क्या मिलेगा कि इजराइल को कि ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला किया जाए। दिक्कत यह है कि तकनीकी दिक्कत है, कितने नीचे हैं वो फिसाइल मटेरियल, कितने तरह के फिसाइल मटेरियल कितनी जगहों पे हैं, उसकी असेसमेंट करना इतना आसान इजराइल के लिए भी नहीं है। तो मुझको लगता है कि अगर अंदरूनी खबर ना हो तब तक वो इंतजार करेंगे जब तक डिसिसिव हमला ना कर पाए। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान को अब अपने रिवोल्यूशनरी गार्ड को तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई एक होती है और प्रॉक्सी से लड़ना दूसरी बात होती है। और ईरान के पास क्या इतनी क्षमता है कि वो इजराइल जैसे खतरनाक दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई करे। जब तक प्रॉक्सी वॉर है, ईरान को डायरेक्ट हमले की डर नहीं है, पर यहाँ तो एक डायरेक्ट हमले से उनकी हुकूमत को भी खतरा हो सकता है, वहाँ के लोग भी खड़े हो सकते हैं। तो लगता है कि ईरान के चॉइसेस अब कम हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब जंग अपना दायरा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इस जंग का पैमाना बहुत बड़ा हो सकता है, इसके सीधे तौर पर संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद गाजा पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ है। इजरायली हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। यानी याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा के अंदर रुकी नहीं है, यह जंग थमी नहीं है, बल्कि हमले और तेजी से जारी है। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं, यह जानकारी सामने आ रही है। 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है इजराइल के इस हमले में गाजा के अंदर, और अब भी मलबे में तमाम लोग दबे हुए हैं, यह भी पता चला है।
तो गाजा पर विध्वंसक अटैक से हाहाकार मचा दिया एक बार फिर इजराइल ने। एयर स्ट्राइक की गई। नॉर्थ गाजा के बेतलाहिया में यह बड़ा हमला किया गया। आईडीएफ ने ताबड़तोड़ बमबारी की। हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, कई दर्जन लोग घायल हैं। मलबे में दबे काफी लोग इस वक्त कराह रहे हैं, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई है नहीं। मरने वालों की संख्या यही वजह है कि बढ़ सकती है, ये आशंका भी जताई गई है। गाजा का संपर्क पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। गाजा में बिजली पानी है नहीं, लोगों के पास दवाइयां हैं नहीं, सभी तरह की जो जरूरी सुविधाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। खाने के सामान की सप्लाई बंद कर दी गई है। 16 दिन से सब कुछ बंद है, यानी पूरी तरह से गाजा को तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, क्या गाजा को लेकर इजराइल के इरादे नजर आते हैं? ये वो अहम सवाल है जो लगातार याहिया सिनवार की मौत के बाद पूछा जा रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए समीर, इजराइल 3 फ्रंट पे काम कर रहा है जी। एक फ्रंट जो आप ग्राउंड ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं कि जो भी लॉजिस्टिक जो सप्लाई है उसको खत्म रोक दीजिए और जितना ऑपरेशन आप ग्राउंड लेवल पे कर सकते हो कर दीजिए। ये एक तरीके से जो हमास है उसको नेस्तनाबूद करने की एक ड्राइव है। दूसरा जो इजराइल कर रहा है कि लीफलेट्स बंटवा रहा है, ऊपर से एयर से लीफलेट डलवा रहा है कि गाजा विल नो मोर रूल बाय द हमास, कि हमास यानी कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद है कुछ लोगों को कि हमास के अंडर काम करना पड़ेगा, हमास फिर से वापस आएगा, तो ये भी जो एक नैरेटिव है जो लोकल जनता में वहाँ पे उनको ख़त्म करना चाहता है कि अब गाजा हमास रूल नहीं करेगा, अब गाजा को इजराइल रूल करेगा। और जो तीसरा बड़ा नैरेटिव है जो इंटरनेशनल नैरेटिव पे जो इजराइल काम कर रहा है कि सिनवार क्या था, एक ड्रीडेड टेररिस्ट था, एक आतंकवादी था और उसको मार गिराया गया। वो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था उसमें वो इन्वॉल्व था और उसके ख़त्म होने के साथ ही साथ गाजा में जो हमास का दबदबा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अब इजराइल को गाजा की तरफ से या हमास की तरफ से कोई किसी तरीके का खतरा नहीं है। अब दूसरे जो टारगेट्स है, चाहे हिजबुल्ला हो या हूती हो या ईरान हो, क्योंकि सारा जो ध्यान अब डाइल्यूट हो रहा है वो ईरान की तरफ हो रहा है कि जो ईरान इन प्रॉक्सीज को समर्थन देता है तो ईरान पे को अटैक किया जाए, ईरान पे हमले किए जाए। तो ये 3 जो नैरेटिव्स डिफरेंटली इजराइल डील कर रहा है, एक बहुत लार्जर स्ट्रेटजी के पार्ट है कि उसमें कॉमन मासेस को मैसेज देना और ग्राउंड ऑपरेशन करना और इंटरनेशनल नैरेटिव क्रिएट करना, ताकि जो हमेशा के लिए एक इजराइल का जो खतरा है जो बना हुआ है मिडिल ईस्ट में वो खत्म हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।